हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा मूवमेंट्स। हम इन्हें कवर करें इससे पहले जो है हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस पूरे फेज़ का, कि अब जो है हम बेसिकली थर्ड फेज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो है गांधीयन एरा, जो स्टार्ट होता है 1990 से 1942 तक। अब इसमें जो है कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स, तो ये जो है हम उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कवर करते चलेंगे। और कुछ जो पार्ट्स हैं हमारे सेकेंड फेज़ के भी बचे हैं, पर हम उन्हें वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कवर करते चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है अगर हम मूवमेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स की बात करें तो जो है 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट, ठीक है, स्ट्राइक भी कह सकते हैं, और 1919 का जो है खिलाफत मूवमेंट, 1920 से 22 का नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, 1930 से लेके 1934 तक सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, और इसी तरह जो है 1940 का जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह, और 1942 का क्विट इंडियन मूवमेंट जो है एक्ट, क्विट इंडियन मूवमेंट। तो ये जो हैं कुछ मूवमेंट्स हो गए जिनकी हमने सीरीज़ देखी। अगर अब हम बात करें इंसिडेंट की, तो जो है 1990 में जो है रॉल्ट एक्ट आता है, 1990 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और 1922 में जो है चोरा चोरी कंस्पिरेसी होती है, जो बेसिकली रिजल्ट होती है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की, ठीक है। इसीलिए हम एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये सारे ही कवर करते चलेंगे, बट यहाँ एक जो है हम लिस्ट के तौर पे देख रहे हैं। अब जैसे 1923 में जो है स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन, 1927 में साइमन कमीशन का आना, 1928 में नेहरू रिपोर्ट का बनना या आना, 1929 में जो है लाहौर सेशन होना कांग्रेस का, जैसे हमने सूरत स्प्लिट के बारे में पढ़ा था, लखनऊ पैक्ट पढ़ा था, उसी तरह से लाहौर के हम सेशन की बात करेंगे। 1930s का फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 में जो है गांधी इरविन पैक्ट, जो बेसिकली रिजल्ट था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, 1931 का सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 1932 का पूना पैक्ट, जो बेसिकली इसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था, 1932 का थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब जिसका रिजल्ट निकल के आता है बेसिकली 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1937 का प्रोविंशियल इलेक्शंस, 1939 से 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऐसे ही 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आता है, 1942 में क्रिप्स मिशन जो है भारत आता है, और वहीं 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आता है तो उसी समय जो है डिमांड की जाती है पाकिस्तान की। तो ये सारे रहे इवेंट्स, और इधर जो हो गए हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स, जिनमें आज के क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो हम ये 3 कवर करने वाले हैं। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 का अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट। ओके, अब हम बात करेंगे चंपारण मूवमेंट की, जो बेसिकली 1917 में बिहार में हुआ था। अब कोई भी मूवमेंट का अपना कोई मुद्दा ज़रूर होता है, चाहे भाई उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो या किसी अदर टेरिटरी ने उन पे अटैक किया हो, कोई भी रीज़न हो, बट कुछ ना कुछ मुद्दा होता है जिसके अगेंस्ट जो है ये मूवमेंट उठकर आते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक मुद्दा था, वो था नील की खेती का। अब नील की खेती में भी क्या, नील की खेती से क्या दिक्कत, नील की खेती में 3 कठिया पद्धति से उन्हें दिक्कत थी। तो ओवरऑल चलो ठीक है, तो क्या था, जो भी यूरोपियंस जो हैं नील खरीदते थे उन्हें जो है निलाहा बोला जाता था, और इसके लिए जो है ना इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हुई थी। अब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, तो पहली कि भाई 3/20 जो है भूमि पर अनिवार्य तौर से जो है नील की खेती करनी ही पड़ेगी। और दूसरी टर्म एंड कंडीशंस क्या थी, वो थी जो रेट होगा वो जो है निलाहा जो है वो तय करेगा। बेसिकली कौन, जो यूरोपियन नील खरीदेगा
वो ही जो है इसका रेट डिसाइड करेगा। तो अब बात यह है, इसी सिस्टम को जो है पूरा जो है 3 कठिया बोल दिया, 3 कठिया पद्धति। तो ये हमें क्लियर हो गया कि नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति से लोग परेशान होंगे, तभी जो है जाके ये मूवमेंट हुआ। तो अब पॉइंट ये उठ के आता है कि किसानों को 3 कठिया पद्धति से प्रॉब्लम क्या थी। भाई लैंड पे कुछ उगाने के लिए चाहिए तो उन्हें नील बता दिया गया, और जो है कोई ऑलरेडी बायर रेडी है कि भाई तुम नील उगाओ और हम इसे खरीद लेंगे हैंड टू हैंड। तो इसमें बुरा क्या है, ये तो बल्कि उनके लिए ठीक है ना, जो वो उगा रहे हैं वो फटाफट से बिक भी रहा है। तो अब बात आती है किसान जो है क्यों नहीं चाहते थे। तो पहला पॉइंट भाई सिंपल सा कि जो निलाहा है ना, वो जो राशि तय करते हैं, बेसिकली जो रेट तैयार करते हैं, वो काफ़ी कम दर पर होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब उन्हें वो उगा रहे हैं, कोई भी जो है आइटम वो जो भी उगा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो उसका चाहेंगे कि अगर मैंने 10 रुपये लगाया तो मुझे 10 से ज़्यादा ही मिले, उससे कम ना मिले। और अगर रेट उन्हें 10 से कम मिल रहा है या 10 मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको उगाना ही नहीं चाहेंगे, वो कुछ और उगा लेंगे उसकी जगह, जिससे उनको प्रॉफिट तो बने। अब रेट जो है वो इतने कम कर रखे थे, और क्या थी सिचुएशन की जो 19वीं सेंचुरी थी ना, उसके एंड तक में जर्मनी और कई देशों में जो है रासायनिक रंगों का प्रयोग शुरू हो चुका था। अब जब केमिकली जो है ये कलर्स बन जा रहे थे इजीली, तो नील की खेती की इतनी ज़रूरत क्या पड़ेगी, तो पॉपुलर तो ये रासायनिक रंग हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो है मार्केट में नील की कीमत ऑटोमेटिकली कम हो गई। अब जब ये कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हाई रेट थोड़े दे पाएगी, वो भी लो ही करेगी। तो उसने भी जो है रेट कम कर दिए। अब रेट कम कर दिए तो उगाने में तो भाई उनकी पूरी मेहनत जा ही रही है ना, उनकी ज़मीन जा रही है, उनकी मेहनत जा रही है, उनके साइड से पैसा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रही है पूरी। तो वो क्यों उगाना चाहेंगे जब उन्हें वो रिटर्न में नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन पीजेंट्स जो हैं उसे उगाना नहीं चाहते थे और 3 कठिया पद्धति को नहीं मानना चाहते थे। अब पॉइंट ये है कि ठीक है, अगर वो 3 कठिया पद्धति को नहीं मानना चाहते, वो नहीं उगाना चाहते, तो होगा क्या। अगर वो मना कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो भाई या तो वो कुछ और फसल उगाना चाहते हो या वो ऑलरेडी इससे बाहर आना चाहते हो, तो उनको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। एक तो गैर कानूनी कर देना पड़ेगा, जिसको बेसिकली साराबेसी बोलते थे, साराबेसी देना पड़ेगा, और लगान जो उन्हें देनी होती थी पूरी ही लैंड पर, उसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब पूरा लैंड जो है, लैंड का जो लगान दर था वो भी बढ़ा दिया, ऊपर से एक टैक्स और आ गया साराबेसी का। ठीक है, तो एट द एंड क्या होता है, अब जो भी रिच पीजेंट्स होते हैं डेफिनेटली वो तो भैया इस साइकिल से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो ये 3 कठिया पद्धति नहीं मानेंगे, तो वो कुछ और प्रोडक्शन करेंगे। अब वो उससे जो अच्छी कमाई करेंगे या उससे भी जितना एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट होगा, वो उससे जितने भी लगान है, साराबेसी है और जो उनका बेसिकली उनकी लैंड का भी जो लगान का दर है, वो दोनों उसे पे कर देंगे और वो अपना बेनिफिट भी ले लेंगे। या ठीक है, तो वो इस पद्धति से निकल गए। बट पॉइंट ये आता है, अब जो गरीब किसान है वो तो भाई इस साइकिल से कैसे ही बाहर आएगा, क्योंकि जब उनके पास में ये नॉर्मल नील का ही जो दर है उस पे ही वो उन्हें ज़्यादा लग रहा है कि भाई नहीं, हम इतने में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और लगान भी देना होता है। जब वो उनसे वही मैनेज नहीं हो रहा है तो वो और एक्स्ट्रा कैसे अमाउंट पे कर पाएंगे, उन्हें 2 एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने पड़ेंगे, साराबेसी भी करना पड़ेगा और लगान दर जो है जितना दे रहे थे उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो तो इसी साइकिल में गोल 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 घूमे जा रहे थे, तो अब वो फंस गए। इसी वजह से जो है वहाँ के एक किसान जो थे, जो है राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी की प्रसिद्धि और ये सब के बारे में सुना था कि भाई साउथ अफ्रीका में कैसे जो है उन्होंने जो मूवमेंट्स किए वो उनके कितने सक्सेसफुल रहे, है ना। तो उसलिए उन्होंने उन्हें बिहार आमंत्रित किया, खुद लखनऊ जाकर वो बिहार में उन्होंने बुलाया कि भाई आप आओ और इनके जो किसानों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाओ। तो गांधी जी जब आने लगे तो ब्रिटिशर्स को ऑब्वियस सी बात है ये डर था
कि वो वहाँ पे भी इतना सक्सेसफुल मूवमेंट किए थे, तो उन्होंने जो है ब्रिटिश कमिश्नर ने ना उन्हें रोकने का पूरी कोशिश की कि भाई वो रेलवे से आ ही ना पाए। इसी वजह से जो है उन्होंने रेलवे पे बैठ के ही मतलब शुरू कर दिया अपना मूवमेंट। तो उसमें कई सारे बिहार के नेताओं ने उनका साथ दिया। अब जैसे कि हम देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनते हैं और भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, जो बिहार से बिलोंग करते थे। सेकंड, जेबी कृपलानी, जो 1947 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और उत्तर प्रदेश की पहले जो मुख्यमंत्री थी वो इन्हीं की बीवी सुचित्रा कृपलानी थी, और इन्होंने जो है झंडा समिति के ये अध्यक्ष भी रह चुके थे। अब ऐसे ही हम बात करें आगे महादेव देसाई की और मजरूख हक की। मजरूख हक जो है, जब अब आगे हम पढ़ेंगे ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय पे जो है इस इंसिडेंट की वजह से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और जो नेक्स्ट है वो है बृज किशोर। अब हम बात करें जो है अपोज की, तो प्रॉपरली हम अपोज नहीं कह सकते, क्योंकि एनजी जो है रंगा है वो किसानों के हित में ही कार्य करते थे। ऐसा नहीं है कि अपोज हैं, गांधी के सपोर्ट में नहीं हैं तो किसानों के सपोर्ट में भी नहीं है। बस यहाँ पे ओपिनियंस काफ़ी डिफरेंट थे। जहाँ गांधी जी जो है चाहते थे कि किसान सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, अहिंसा को अपनाएं, वहीं जो है एमजी रंगा हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते थे और एक संगठन बना के क्रांति लाना चाहते थे। तो तरीके दोनों के अलग थे, बट इट्स नॉट मीन कि वो प्रॉपरली अपोज थे, बट हाँ वो गांधी की विचारधारा से बिल्कुल अलग सोचते थे। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ सपोर्ट हुआ, पूरा मूवमेंट हुआ, सत्याग्रह शुरू हुआ, तो ये सब जो है 3 कठिया सिस्टम को ख़त्म करने की डिमांड के बेसिस पर हुआ, सत्याग्रह शुरू हुआ। तो ओवरऑल अब गवर्नमेंट पे प्रेशर बना, तो जो है एक चंपारण एग्रेरियन कमीशन बनी। उसमें जो है गांधी जी भी उसके सदस्य बन के गए थे। तो एट द एंड ये चंपारण एग्रेरियन कमीशन में ये रिजल्ट निकला, जो 3 कठिया पद्धति थी उसका एंड किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए और 25% जो सारावैसी है वो वापस दी जाए। इसी विजय पर बेसिकली अब मूवमेंट जिस बेसिस पे था कि भाई 3 कठिया पद्धति में हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, तो वही हुआ। तो इस विजय पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था। ठीक है, अब पॉइंट ये उठता है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों मतलब ये डिमांड मानी। तो पॉइंट यही है कि ये जो है वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी इन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घुस चुकी थी और वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बिजी थी, तो इसीलिए जो है अब वो एक और जो कहते हैं ना 1857 की क्रांति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से जो है इन्होंने सोचा कि जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा कर दें, ताकि जो है कोई 1857 का विद्रोह उठ के ना आए। ठीक है, भारतीयों को उन्हें अपने हक में करना था, ये ही तरीका जो है उन्हें सही लगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो है मूवमेंट पे या स्ट्राइक पर, वो थी अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो 1918 में हुई थी। ठीक है, अब हम बात करें अहमदाबाद की, तो ये जो है उस समय का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र था। क्यों बात की जाए क्यों, तो भाई क्योंकि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है अपने कपास उद्योग लगाए हुए थे और उसी के साथ साथ और भी उद्योग जो हैं इसी वजह से वहाँ पे उभर रहे थे। तो अगर वो इतना ही इम्पॉर्टेंट सेंटर था, तो अब हम बात करते हैं वहाँ के बैकग्राउंड की कि भाई ऐसी क्या सिचुएशन हुई जब वो इतना इम्पॉर्टेंट सेंटर था। तो अभी ये हुआ मूवमेंट 1918 में, पर हम अब वही फ्लैशबैक में जा रहे हैं ना, तो 1917 में हम आए। उस समय जो है यहाँ पर प्लेग फैल गया। तो अब प्लेग फैल गया तो ऑब्वियसली बात है लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाएंगे, तो सबने पलायन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई इलाज का पैसा नहीं था ना, गरीब थे, अब बीमार पड़ गए तो इलाज कैसे करवाएंगे, तो पलायन करना ही उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। तो अब यहाँ से लेबर तो चली गई, जनता नहीं बचेगी तो लेबर कहाँ से बचेगी, और लेबर नहीं बचेगी तो ये कपास उद्योग कैसे चलेगा, और ये कपास उद्योग नहीं चलेगा तो और उद्योग कैसे चलेंगे, ये व्यापारिक केंद्र कैसे बना रहेगा। तो इतना बड़ा ये चैलेंज था उनके लिए, इसीलिए
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मजदूरों को अट्रैक्ट करने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्लेग बोनस जो है देना शुरू कर दिया कि आप आइए, आपको सारी दिक्कत यही है ना कि भाई अगर बीमार पड़ गए तो उसका जो खर्चा पानी कैसे होगा, तो आपको बोनस मिल रहा है, आप अपना इलाज करा लीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा मनी दी जाएगी जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी कहीं और। तो इसीलिए इस बोनस के लालच में लोग आ भी गए चलो। पर अब क्या होता है भाई, यहाँ तो बोनस भी दे दिया, तो अब तो अहमदाबाद की मील स्ट्राइक तो होनी ही नहीं चाहिए थी। तो सिचुएशन क्या हुई, अब जैसे ही 1918 आया, 1917 तो निकल गया, 1918 आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो बोनस देना ही बंद कर दिया। ओ भाई यार, अगर बोनस जिसके लालच में बेसिकली या जिसकी वजह से जो है यहाँ लोग वापस आए, तो अब तुम बंद कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा तो भरेगा ही। तो और ऊपर से प्लेग की सिचुएशन अब भी बनी हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भी सिचुएशन चल रही है। तो इसीलिए जो है वहाँ पे जो मजदूर संघ था उन्होंने डिमांड किया कि भाई 50% सैलरी को बढ़ाओ, बढ़ानी ही पड़ेगी आपको। पर वहाँ के जो मालिक थे अब भाई वो भी अफोर्ड तो कर नहीं सकते थे कि जो ये किसान वगैरह चले जाएं, वो सॉरी जो लेबर हैं मजदूर हैं वो चले जाएं, इसलिए उन्होंने कहा भाई 20% बढ़ा देंगे। पर वो 20% पे भी राजी नहीं हुए। तो पॉइंट ये है कि भाई 20% दे तो रहे हैं तो अब तो मान जाओ। वो क्यों नहीं माने, क्योंकि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी और उस समय पे जो है इन्फ्लेशन बढ़ना था, इन्फ्लेशन बढ़ा, जिसकी वजह से भाई ओवरऑल इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। अब चीज़ें महंगी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें उनकी सैलरी भी तो राइज होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है। अगर वो बीमार भी पड़ गए तो उसका इलाज तो महंगा हो गया, तो आपको देना तो पड़ेगा उस हिसाब से। ऊपर से प्लेग तो चल ही रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से महंगाई अलग। तो इसीलिए जो है उन्होंने बोला कि भाई ऑलरेडी जो है सैलरीज काफ़ी कम है, उसमें 50% तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पे जो थी, वहाँ की जो लोकल लीडर में थी वो थी अनुसुईया बेन। उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया चंपारण की जीत को देखते हुए कि भाई आप लेबर्स का भी सपोर्ट करो। वो अब ये अनुसुईया बहन कौन थी, ये थी अंबालाल साराभाई की बहन और ये थे गांधी जी के मित्र। पर फिर भी जो है ये सपोर्ट करते थे मील ऑनर्स की। क्यों, क्योंकि ये खुद भी जो है ये एक मील ऑनर थे, इस वजह से। बट क्या हुआ, अब ठीक है आंदोलन शुरू हुआ और ये ऐसा पहला आंदोलन था जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की। तो आप ये ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहली भूख हड़ताल गांधी जी द्वारा कब की गई या कहाँ पे की गई। तो सब सोचते हैं सबसे पहला जो मूवमेंट किया था उन्होंने भारत में चंपारण में किया था, तो चंपारण ही इसका आंसर होगा। बट नहीं, उस समय जो है उन्होंने सत्याग्रह किया था, पर जो भूख हड़ताल थी वो इन्होंने अहमदाबाद मील स्ट्राइक में ही की थी, इसीलिए इसको अच्छे से याद रखें। अब भूख हड़ताल हुई एट द एंड इस इंसिडेंट की वजह से कि भाई उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब ये केस चला गया ऊपर, अब ऊपर पहुंचा, न्यायाधीशों के पास पहुंचा तो क्लियर कर दिया गया कि भाई 35% सैलरी तो बढ़ानी ही पड़ेगी। तो इस चीज़ का वायदा कर दिया गया और फिर से जो है गांधी जी की जीत हो गई। ठीक है, अब यही टाइम था जब गांधी जी ने पहली बार जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। अब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, इसमें उनका मतलब ये है जो भी पूंजीपति वर्ग है या कैपिटलिस्ट लोग हैं या जो बेसिकली अमीर हैं, वो जो है जिनके पास कैपिटल जमा है, वो जो है ये जिम्मेदारी लें कि भाई मजदूरों के हितों का ध्यान रखा जाए। जब भी वो काम करवाते हैं, उन मजदूरों को अपने अंडर काम में लेते हैं, तो उनके हितों का ध्यान रखें। तो यही चीज़, इसी वजह से जो है 1918 में जाके गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, एक ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी। बट पॉइंट ये आता है, जो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था ना, इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। किसके द्वारा, कम्युनिस्ट और नेहरू द्वारा। जो नेहरू थे उनका मानना ये था जो कोई नीडफुल है या किसी के पास एक्सेस मनी है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो वो नीडफुल नहीं है। अब मान लो 10,000 वाले का सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, ठीक है,
वो जैसे तैसे खर्चा चला रहा है, अपने सेविंग्स कर रहा है। बट 20,000 वाला पर्सन है, वो कमा बेशक ज़्यादा रहा है, बट उसके घर में कोई बीमार है और उसका इलाज ही 50,000 60,000 तक का हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अब वो नीडफुल कौन है ज़्यादा? ऑब्वियसली जो 20,000 कमा रहा है वो अभी भी नीडफुल है। तो यही सिचुएशन उन्होंने बताते हुए कि भाई एक्चुअल में नीडफुल कौन है और किसके पास एक्सेस मनी है, ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसीलिए जो है ये जो कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने दिया कि भाई ट्रस्टीशिप का, कि पूंजीपति वर्ग हमेशा जिम्मेदारी ले मजदूरों के हित का, तो ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ये नेहरू जी का ओपिनियन था। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट मूवमेंट की, जो था खेड़ा सत्याग्रह 1918 का गुजरात में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1918 में वहाँ पे क्या हुआ, खेड़ा में सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया, इसी वजह से जो है अकाल आ गया। अब अकाल आया तो भाई ऑब्वियसली बात है वहाँ खाने पीने की हर चीज़ की जो है दिक्कत परेशानी होगी। इसीलिए जो है वहाँ की जो फसल थी अब 1/4 बेसिकली 25% भी उग नहीं पा रही थी। अब भाई इतना बुरा ड्रास्टिक सिचुएशन हो गई थी, तो वहाँ के लोग चाहते थे कि लगान तो अब हम दे नहीं सकते, तो इसीलिए एक ऐसी जांच कमेटी बनाई जाए जिससे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा ज्ञान हो जाए कि भाई हमारे पास इतनी उत्पादकता है ही नहीं कि भाई हम अंग्रेज़ों को लगान जो है चुका सके, तो वो इस चीज़ का ध्यान दें। अब क्या होता है, अब लगान नहीं देंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट कुर्क करेगी। अब कुर्क क्या होता है, किसानों के पास जो भी ज़मीन है या पशु हैं वो उनसे लेकर उन्हें बेच के पैसा कमाएगी, अमीरों को बेच देगी। तो अब गांधी जी को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने खुद बताया कि भाई उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो जिसका भी 1/4 से कम प्रोडक्शन हो रहा है उसे लगान मुक्ति मिलती है। इसीलिए जो है सत्याग्रह उन्होंने शुरू करवाया और ये टर्म्स एंड कंडीशन रखी कि भाई हिंसक नहीं होगा, ये मूवमेंट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हिंसक नहीं होगा और लड़ेंगे तो पूरा एंड तक लड़ेंगे। ज़िद्दी बना जो है अपना वो रखना है कि भाई नहीं ठीक है हमें चाहिए तो चाहिए, पर हिंसा नहीं होगी। इसीलिए जो है इस मूवमेंट को बड़ा बनाने के लिए कई सारे बड़े नेताओं ने भी इस संगठन से जो है मतलब बेसिकली एक संगठन बनाया और वो जुड़ते चले गए इस मूवमेंट से, छोटे बड़े सब जुड़ते गए। जो भाई अनुसुईया बहन थी जो अभी हमने लेबर मूवमेंट में पढ़ा, वो भी यहाँ पर आई। वल्लभ भाई पटेल भी आए जो एक नामी वकील थे, उन्होंने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया। अब पॉइंट ये है इन्होंने क्यों हिस्सा लिया, ये तो वकील थे। इन्होंने इसलिए लिया जब गांधी जी गुजरात सभा के अध्यक्ष थे, तब जो है विट्ठल भाई पटेल जो थे उनके भाई, उनका जो है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी में उन्होंने उनका साथ दिया था। और ये जो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी है ना, ये फॉर्म की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अब ऐसे ही और भी कई सारे सपोर्टर्स थे जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, जैसे वल्लभ भाई पटेल, शंकर लाल बंकर, महादेव देसाई, मोहन लाल पांडे, इन सब ने जो है नारा दिया कर न देने का। और इवन यहाँ तक सिचुएशन क्या है, वो खेत में जाकर प्याज को ले आते थे और गिरफ्तार भी हो जाते थे कि भाई कर लो हमें गिरफ्तार। तो अंग्रेज़ों को ये चीज़ों का डर होने लगा कि भाई अगर इन्हें गिरफ्तारी से डर नहीं लग रहा है ना, तो अब भाई सिचुएशन हो रही है वर्स्ट, क्योंकि अब कमज़ोर किसान जो हैं वो उन्हें दिख रहा है कि कमज़ोर किसान अब मजबूत होते जा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अब जो भी किसान भाई नहीं कर पा रहा, 1/4 से भी उनका कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो एट द एंड सूखे की सिचुएशन जब तक ठीक नहीं होती है उनको जो है गवर्नमेंट ने राहत दे दी। वही वाली बात, क्योंकि वो जो है 1857 की क्रांति फिर से नहीं चाहते थे, और जब लोग उनमें गिरफ्तारी का कोई डर ही नहीं रहा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डरेगी। इसी वजह से जो है ये भी मूवमेंट जो है गांधी जी का सक्सेसफुल रहा। लगातार 3 मूवमेंट जो हैं उनमें उन्होंने ये सक्सेस पाई। तो अब हम आगे पढ़ते जाएंगे पूरी इस मूवमेंट की सीरीज़ को कि किस तरीके से अब ये जो है इंडिपेंडेंस की ओर जो है मूव करेगी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।